हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में इन दो पंक्तियों के साथ। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स प्रथम समझौतावादी राजवैज्ञानिक था, जिसके नाम प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो जैसे दार्शनिकों की प्रथम पंक्ति में लिया जाता था। हॉब्स ही पहला दार्शनिक था जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए वैज्ञानिक आधार बनाया तथा भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। थॉमस हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। ऐसे थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को माकंजबरी नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1679 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार थॉमस हॉब्स लगभग 91 वर्ष तक इस धरती पर जीवित रहे। थॉमस हॉब्स के बारे में वेपर ने भी कहा है, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स, जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। 49 वर्ष की आयु में वह यूक्लिड की पुस्तक देखते ही रेखा गणित का प्रेमी हो गया था। इसी समय उसे यह विश्वास हो गया कि सब अनुभूति गति का परिणाम है, मोशन का परिणाम है। प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत तथा मानसिक प्रक्रियाएं सहजातीय तत्वों की गति मात्र हैं। इस प्रकार से हॉब्स के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव उसने देखे और हॉब्स ने राज्य के बारे में बताया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। प्लेटो व अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, जबकि हॉब्स इसको मानवकृत मानता है। हॉब्स ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं और उन ग्रंथों की अगर मैं बात कहूँ तो पहला ग्रंथ है डी सी वी, जिसमें हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा और उसका स्पष्टीकरण बताया है। डी कॉर्पोरे, इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्रकृति का विवेचन प्रस्तुत किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। और हॉब्स का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसको कि लेवियाथान के नाम से जानते हैं, जो 1651 में प्रकाशित हुआ, जिसमें निरंकुशतावादी राजतंत्र का हॉब्स ने स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। एक और ग्रंथ उसका द एलिमेंट्स ऑफ लॉज, विधि की व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। लेवियाथन हॉब्स के राजनीतिक विचारों की सर्वोत्तम कृति है। इस कृति को अमर कृति भी कहा जाता है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे भाग में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध तथा अंतिम और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण दिया गया है। इस प्रकार से हॉब्स ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। हॉब्स के जीवन में उसके जो चिंतन है उस पर तत्कालीन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनका स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिनमें से है विज्ञान का विकास। विज्ञान का सने सने जो विकास हो रहा था और हॉब्स की जो रुचि थी, उसी के आधार पर उसका बहुत प्रभाव स्पष्ट रूप से हॉब्स के विचारों पर देखने को मिलता है। जैसे गति का स्पष्ट प्रभाव और इंग्लैंड के तत्कालीन समय जो गृह युद्ध थे उनका प्रभाव हॉब्स पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और हॉब्स ने बहुत सारी यात्राएं की और जनसंपर्क किया, उनका भी
स्पष्ट रूप से प्रभाव या झलक हॉब्स के विचारों पर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हॉब्स का जीवन बहुत ही उम्दा जीवन रहा है, जिसमें उसने बहुत सारी अनुभवों के साथ बहुत सारे किताबें लिखी और उनका समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राज्य का अस्तित्व सामने आया और लेवियाथान नामक संप्रभु समाज को मिला। इस प्रकार से हॉब्स का जीवन परिचय एक सामान्य जीवन परिचय के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आगामी वीडियोज़ में हम लोग हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकतावाद, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं व आलोचनाएं, हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। और हॉब्स का राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं आपके बीच में पुनः हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।